नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का SCS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है पंकज शर्मा और डिस्कस करता हूं मैं आप लोगों के साथ इस क्लास में करंट अफेयर पर आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स को लेकर। ये टॉपिक वो हैं दोस्तों जो हाल ही में करंट अफेयर में चर्चा में रहे हैं और जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, हम लोग सिलेक्टेड करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं क्योंकि करंट अफेयर पढ़ना तो जरूरी है, लेकिन ऐसा पढ़िए जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज्यादा हो। ये जो लेक्चर होता है ये एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन साथ साथ MPPSC प्री मेंस की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, UPSC प्री मेंस की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए लेक्चर को शुरू से आखिरी तक देखना है और अंत में लेक्चर्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अगर आपकी कोई परेशानी होती है, कोई डाउट होता है आपको, तो आप कमेंट करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारी लिंक्स दी गई हैं व्हाट्सएप की, टेलीग्राम की, इंस्टाग्राम की, वहां आप डायरेक्ट मैसेज करके भी डाउट पूछ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें आज का आपका पहला प्रश्न है, एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो उत्तर होगा हैदराबाद में। हैदराबाद में हाल ही में इसका आयोजन किया जा रहा है दोस्तों, और इसमें देश के उड्डयन मंत्री, हवाई जहाज क्षेत्र के जो मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, वो भी इसमें शामिल हुए दोस्तों। और इसमें 106 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए, टोटल 1500 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आयोजन रहा है जिसका नाम है विंग्स इंडिया 2024। तो यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विंग्स इंडिया 2024 का संबंध किससे है? तो ध्यान रखिएगा, ये एशिया का सबसे बड़ा विमानन एक्सपो है। क्लियर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये एक कार्यक्रम हुआ है तेलंगाना हैदराबाद में। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विश्व आर्थिक मंच भारत के किस राज्य में स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर आधारित केंद्र स्थापित करेगा? तो विश्व आर्थिक मंच भारत के तेलंगाना में यह केंद्र स्थापित करने वाला है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया जा रहा है? दोस्तों 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति का बोल सकते हैं कि यहाँ पर स्थापना होने वाली है और यहाँ पर उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी और एक भव्य ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। पूरे देश में इसके लिए जश्न है, देश में नहीं पूरे दुनिया में इसको लेकर एक उत्साह देखने को मिल रहा है। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट कदम जो है उत्तर प्रदेश की सरकार ने लिया है ताकि इस पूरे क्षेत्र में पर्यटन और बाकी व्यवस्था को बढ़ावा मिले। इसीलिए अयोध्या की जो सरयू नदी है दोस्तों, इसमें पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव जो होगी भारत की वो चलाई जाएगी। क्लियर, ताकि इस क्षेत्र में पर्यटन को स्वच्छता की दृष्टि से, क्लीन एनर्जी की दृष्टि से बढ़ावा दिया जा सके, नदी के पानी में किसी भी प्रकार के प्रदूषक को ना मिलने दें और स्वच्छ पर्यटन को बढ़ावा देना यहाँ का उद्देश्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की एक सीरीज किसने लॉन्च की है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों का हाल ही में लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, पूर्वी नौसेना कमान के चीफ स्टाफ ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शांतनु झा जी को इस पद पर नियुक्त किया गया है। और पूर्वी नौसेना कमान की बात करें दोस्तों तो भारत की 3 नौसेना कमान है, जिसमें से पूर्वी नौसेना कमान का जो मुख्यालय है वो विशाखापट्टनम में है, आंध्र प्रदेश में, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज ने बनाया है? तो विराट कोहली ने दोस्तों हाल ही में अफगानिस्तान के साथ 3 मैचों की T20 सीरीज हुई है और ये लंबे अंतराल के बाद, लगभग 1-1.5 साल के बाद ऐसा मौका आया कि जो रोहित शर्मा है वो T20 क्रिकेट खेलते दिखे हैं। सबको पता है कि जून में वेस्ट इंडीज के द्वीपों और अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप होने वाला है और उस वर्ल्ड कप के पहले भारत की ये अंतिम T20 सीरीज रही जो अफगानिस्तान के साथ हुई। भारत ने तीनों मैच इस सीरीज के जीते और अंतिम मैच में रोहित शर्मा ने शानदार शतक भी लगाया और उस शतक के बाबत रोहित शर्मा T20 क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। अगर हम यहाँ बात करें तो इनके अलावा मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी और सूर्य कुमार यादव भारत के, ये भी 4-4 शतक लगा चुके हैं और रोहित शर्मा का नाम भी इन्हीं के साथ आ रहा था, लेकिन 5वां शतक लगाकर रोहित शर्मा दुनिया के एकमात्र बल्लेबाज बन गए जिन्होंने T20 में 5 शतक लगाए, सर्वाधिक शतक लगाए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए ICC द्वारा नियुक्त पहली निष्पक्ष महिला एम्पायर कौन है? तो सू रेडफर्न ने दोस्तों, इंग्लैंड के लिए खेलती थी, इनको पहली निष्पक्ष महिला एम्पायर के तौर पर ICC ने नियुक्त किया है। ये 7 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर से संबंधित रहे दोस्तों। अब हम डिस्कस करते हैं टॉपिक्स को डिटेल में, जहां से आपके क्वेश्चंस मुझे लगता है कि ज्यादा आने की संभावना हो सकती है। पहला टॉपिक है अनुभव पुरस्कार योजना 2024। भारत सरकार की ये दोस्तों योजना है
और ये इस योजना का नाम अनुभव पुरस्कार योजना रखा है और इसकी अधिसूचित की गई हाल ही में। और इसमें कहा गया है कि इसमें जो भी कर्मचारी भाग लेने वाले हैं तो वो केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी होंगे, पेंशन भोगी कर्मचारी होंगे जो 8 महीने की पूर्व और सेवानिवृत्ति के बाद 1 वर्ष बाद तक अपना अनुभव लेख प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने 2015 में अनुभव पोर्टल लॉन्च किया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अनुभव पोर्टल किस मंत्रालय ने, किस विभाग ने लॉन्च किया है? तो पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने किया है। अनुभव पोर्टल कब लॉन्च किया गया, ये प्रश्न अगर आ जाता है तो बताएंगे 2015 में लॉन्च किया गया है। और इसके माध्यम से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अपने अनुभव को ऑनलाइन साझा करने में सहायता मिलती है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि अनुभव पोर्टल क्यों लॉन्च किया गया है, तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अपने अनुभव को साझा करने में सहायता प्रदान करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। तो एग्जाम में पूछेगा अनुभव पुरस्कार योजना किस स्तर के कर्मचारियों के लिए है, तो केंद्र स्तर के कर्मचारियों के लिए स्थापित की गई है। 2015 में अनुभव पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। अगला दोस्तों जल्लीकट्टू, अभी पोंगल गुजरा है दोस्तों और इसके एक भाग के तौर पर दक्षिण भारत में तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन होता है। और तमिलनाडु के मदुरै जिले में अलंगनल्लूर जो है दोस्तों, यहाँ पर जल्लीकट्टू का खेल उद्घाटन किया गया। तो एग्जाम में सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछेगा कि जल्लीकट्टू खेल का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो याद रखिएगा अलंगनल्लूर जो जिला है, क्षेत्र है, कहाँ का, मदुरै का, वहां पर ये किया गया तमिलनाडु में। और ये खेल क्या है, जब पूछा जाता है कि जल्लीकट्टू है क्या, तो ध्यान रखिएगा कि इसमें एक सांड को वश में किया जाता है। सांड को वश में किया जाता है और प्रतियोगी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए सांड को अगर वश में करने में असफल रहता है तो सांड का जो मालिक होगा वो जीत जाएगा, और सफल हो जाता है तो वश में करने वाला व्यक्ति जीत जाता है। इस पूरे खेल को जल्लीकट्टू कहा जाता है। हालांकि इस जल्लीकट्टू को पहले सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन 2023 में अंततः सुप्रीम कोर्ट ने इसकी वैधता को बरकरार रखा। लेकिन अभी हाल ही में हमें एक और घटना देखने को मिली कि जल्लीकट्टू खेल के दौरान जो बैल है उसको क्या बोला, जल्लीकट्टू कहा, तो उस बैल को, जल्लीकट्टू को जिंदा मुर्गा खिला दिया गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर जानवरों के साथ, बैलों के साथ एक बहुत दुर्व्यवहार किया जाता है। एक ऐसी प्रकार की घटनाएं जो की जा रही हैं इस खेल के आड़ में, उनको लेकर कहीं ना कहीं कदम उठाने की जरूरत है कि अगर हम इसे वैध मानते भी हैं इस खेल को, तो जरूरत इस बात की है कि उन जानवरों के साथ किसी भी प्रकार की ऐसी हरकत नहीं की जानी चाहिए। तो आप सोचिए कि आप जल्लीकट्टू को, बैल को जिंदा मुर्गा खिला दे रहे हैं, हैवानियत है एक प्रकार की ये, तो इस पर विचार करने की जरूरत जरूर है। लेकिन जल्लीकट्टू को पोंगल फसल त्योहार के एक भाग के रूप में मनाया जाता है। विशेष तौर पर मदुरै में, तिरुचिरापल्ली में, थैनी में, पुदुक्कोट्टई में, डिंडीगुल जिले में मनाया जाने वाला है दोस्तों, याद रखिएगा। इस पूरे के पूरे क्षेत्र को आप जल्लीकट्टू बेल्ट के रूप में जानते हैं। तो ये एक सांड को वश में करने का पूरा खेल है, ये ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा जल्लीकट्टू का संबंध किससे है, सांड को वश में करने के खेल से इसका संबंध है। अगला टॉपिक है दोस्तों, केप वर्ड को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है। ये एक अच्छी खबर है कि केप वर्ड जो एक क्षेत्र है, देश है, इसे हाल ही में मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया। और ऐसा काम किया दोस्तों WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है। और इसके साथ ही वर्तमान में मॉरिशस और अल्जीरिया के साथ अफ्रीकी क्षेत्र में WHO द्वारा प्रमाणित मलेरिया मुक्त देश होने वाला यह तीसरा देश है। कौन, केप वर्ड। इसके पहले मॉरिशस हो या अल्जीरिया हो, ये भी मलेरिया मुक्त हो चुके हैं। अब मलेरिया उन्मूलन प्रमाणन की प्रक्रिया क्या है, तो ये भी जान लीजिएगा कि किस आधार पर इस देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी देश को WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त होने का प्रमाण पत्र दिया जाता है, और कोई भी देश मलेरिया मुक्त तब घोषित किया जाएगा कि कम से कम 3 वर्षों तक संपूर्ण देश में मलेरिया के संचरण पर रोकथाम को दर्शाएगा, मतलब उसके केस या उसका फैलाव ना हो। और कहीं ना कहीं अगर इसकी पूरी व्यवस्था स्थापित है, निगरानी तंत्र है, 3 वर्ष का कम से कम अंतराल इसमें देखा जाता है, तो उस देश को WHO मलेरिया मुक्त घोषित कर सकता है। अगर हम वैश्विक स्थिति की बात करें दोस्तों, तो दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में देखें तो मालदीव और श्रीलंका, मालदीव को 2015 में और श्रीलंका को 2016 में मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया जा चुका है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है
कि मालदीव भी और श्रीलंका भी मलेरिया मुक्त है। इसके अलावा भारत की बात करें दोस्तों तो भारत में मलेरिया मुक्त का प्रमाणित नहीं किया गया है। भारत को क्यों नहीं किया गया सभी लोग जानते हैं। आए दिन तो आपको मलेरिया के केस भी दिखते हैं, बढ़ चढ़ के डेंगू भी आ गया है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये भारत में बहुत ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं। तो अभी भारत को मलेरिया मुक्त का प्रमाण पत्र नहीं मिला है। लेकिन अगर हम देखें वर्तमान में WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लगभग 43 देशों तथा एक क्षेत्र को मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्रदान किया है। तो वर्तमान में लगभग 44 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर मलेरिया मुक्त का प्रमाणन दिया गया है। अब बात यह कि मलेरिया है क्या, तो ध्यान रखिएगा मलेरिया एक रोग है जो मच्छर जनित रोग है। तो मलेरिया अगर एग्जाम में आता है तो सबसे पहले आप बताइए कि मच्छर जनित रोग है और ये किसको प्रभावित करता है, तो याद रखेंगे कि ये जानलेवा रोग है, रक्त रोग है। ये प्लाज्मोडियम परजीवियों के कारण होता है। तो किसके कारण होता है, प्लाज्मोडियम परजीवियों के कारण होता है, मच्छर जनित है, जानलेवा है और ये रक्त रोग है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। विशेष तौर पर ये कहां है ज्यादा, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है, खासकर एशिया में, दक्षिण अमेरिका में और अफ्रीका में, यहां ये ज्यादातर देखने को हमें मिलता है क्योंकि यहां पर मच्छरों के पनपने की पर्याप्त अवस्थाएं मौजूद होती हैं। इसका जो संक्रमण होता है दोस्तों वो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि मच्छर जनित तो है लेकिन इसका संचरण किससे होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से ये फैलता है। मच्छर का नाम आप याद रख लीजिएगा। किसी भी व्यक्ति को जो संक्रमण है मलेरिया से उसे मच्छर काटता है और फिर दूसरे में जाकर वो डंक मार देता है जिसके कारण इसका संचरण हो जाता है और इस प्रकार से मलेरिया जो होता है वो एक के बाद एक लोगों को प्रभावित करता है। जब भी मलेरिया का मच्छर किसी के अंदर इसका संचरण करता है दोस्तों तो वो जो परजीवी उसके अंदर संचरण करता है वो रक्त प्रवाह में प्रवेश करता है जो कि संक्रमित मच्छर के काटने से होता है। ये परजीवी जो होता है यकृत तक पहुंचते हैं, अपने आप को परिपक्व कर लेते हैं और फिर लाल रक्त कोशिकाएं जो होती है उसको संक्रमित कर देते हैं और यहां से फिर आपको बुखार आने लगता है और आपको ठंड आने लगती है, सिर दर्द होने लगता है, मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, थकान होने लगती है। ये सारे के सारे जो होते हैं वो मलेरिया के लक्षण होते हैं जो कि कहीं ना कहीं इस प्रकार के संचरण के बाद देखने को मिलते हैं। जांच करवाइए। मलेरिया का इलाज जो है दोस्तों, उसकी रोकथाम जो है वो दोनों संभव है, आसानी से ट्रीटमेंट हो जाता है। तो मच्छर के काटने से भी बचे और जब भी ऐसा कुछ महसूस होता है तो जांच जरूर करवा, इलाज करा ले वरना मर भी सकते हैं। ठीक है। अगला है दोस्तों केप वर्डे के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु भी देखना होंगे कि केप वर्डे है क्या। तो ध्यान रखिएगा कि ये अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित द्वीपों का एक समूह है। यह सेनेगल के पास में स्थित है और अफ्रीकी महाद्वीप का निकटतम बिंदु भी है। अगर इसकी संरचना की बात करें दोस्तों तो ये 10 द्वीपों और 5 टापुओं से बना हुआ पूरा क्षेत्र है और यहाँ पर मुख्य तौर पर पवनमुखी द्वीप जिसको हम बोलते हैं बारलेवांटा और पवन विमुख द्वीप जिसको बोलते हैं सोटावेंटो, इनके द्वारा ये विभाजित किया गया 2 रूपों में। ठीक है। इसके अलावा यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो अफ्रीकी मूल की अधिकांश जनसंख्या है। यहाँ पर आपको मेस्टिको या क्रियोलो प्रकार के जो लोग हैं उन्हें कहा जाता है। यहाँ पे इनकी पूंजी की बात करें दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इसकी राजधानी है प्राया। यहाँ की भाषा पुर्तगाली है दोस्तों आधिकारिक तौर पर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर केवल क्रियोल भी व्यापक रूप से बोली जाने वाली बोली है जो यहाँ की संस्कृति का एक इंपॉर्टेंट हिस्से के तौर पर आप देखते हैं। अगला है HCL ग्रुप के साथ भारत में चिप बनाएगी फॉक्सकॉन। फॉक्सकॉन जो कंपनी है वो भारत में HCL ग्रुप के साथ मिलकर चिप पैकेजिंग और टेस्टिंग वेंचर शुरू कर रही है। ये ध्यान रखिएगा। ये फॉक्सकॉन क्या है दोस्तों, फॉक्सकॉन जो है वो होन हाई प्रिंसिपन इंडस्ट्री है, ताइवान की ये कंपनी। तो अगर एग्जाम में आएगा कि फॉक्सकॉन कहां की कंपनी है, ताइवान की कंपनी है जो भारत में चिप पैकेजिंग और टेस्टिंग वेंचर शुरू कर रही है। फॉक्सकॉन दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन कंपनियों में से एक है। एप्पल के आईफोन बनाने के लिए जानी जाती है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और HCL जो है वो भारत की एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT सर्विसेज और कंसल्टेंसी का काम करती है। इसका हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश के नोएडा में, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा LIC भी चर्चा में रहा। LIC की स्थापना 1956 में एक अधिनियम के द्वारा की गई थी और हाल ही में मार्केट कैप के लिहाज से देश की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है LIC। इसने हाल ही में SBI को पीछे छोड़ दिया है और सबसे मूल्यवान कंपनी के तौर पर स्थापित हुई है। LIC दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, जीवन बीमा कंपनी है भारत की
देश की सबसे बड़ी जीवा कंपनी होने के साथ साथ सबसे बड़ी निवेशक कंपनी भी है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में या विभिन्न क्षेत्रों में जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है वो LIC के द्वारा किया जाता है दोस्तों, ये ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है। और नेक्स्ट है MP की नई मुख्य सचिव बनी वीरा राणा। दोस्तों वीरा राणा जो है इन्हें मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के द्वारा मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। ये 1988 बैच की IAS अफसर रही हैं दोस्तों, और निर्मला जी के बाद मध्य प्रदेश की दूसरी महिला मुख्य सचिव भी बनी हुई हैं, ठीक है। 1960 बैच की IAS ऑफिसर निर्मला जी जो थी वो पहली महिला मुख्य सचिव थी मध्य प्रदेश की, जो सुंदरलाल पटवा सरकार के समय पर बनी थी। अब किसको बना दिया गया है? वीरा राणा जी को बना दिया गया। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में आ सकता है। अगला है दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की महतारी वंदन योजना। मध्य प्रदेश में तो आप लोगों ने देखा कि कैसे लाडली बहना के तहत 1000 रुपए प्रारंभ में शिवराज सरकार में दिए गए और अब 1250 रुपए दिए जा रहे हैं। तो जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना चलाई गई थी, उसी प्रकार से भाजपा जब चुनाव प्रचार कर रही थी तो उसने महतारी वंदन योजना शुरू करने की बात छत्तीसगढ़ में की थी, और उसके तहत कहा गया था कि छत्तीसगढ़ की महिलाओं को भी 1000 रुपए महीने देने की व्यवस्था हम शुरू करेंगे। तो यहां पर छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारी वंदन योजना शुरू कर दी है, जिसके तहत वहां की महिलाओं को भी हर महीने 1000 रुपए सीधे उनके अकाउंट में पहुंचाने की व्यवस्था होगी। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपको छत्तीसगढ़ की मूल निवासी महिला होना पड़ेगा। इसके अलावा विवाहित महिला को ही इसका लाभ मिलने वाला है। अगर कोई महिला पति के द्वारा छोड़ दी गई या किसी का तलाक हो गया तो उसको भी इसके तहत लाभ मिल सकता है। महिला परिवार की जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख रुपए से कम होगी तभी वो इस योजना का लाभ उठाएगा, और 23 साल से 60 के भीतर उसकी आयु होना चाहिए तभी इस योजना का लाभ मिलने वाला है। तो एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महतारी वंदन योजना का संबंध किस राज्य से है, तो छत्तीसगढ़ से है, ठीक है दोस्तों। तो आज के इस लेक्चर में हमने कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स को देखा। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि अगली बार जैसे ही लेक्चर अपडेट होता है तो आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन पहले मिल जाए, ठीक है। मिलता हूं अगले लेक्चर में नए टॉपिक, नए प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपने आसपास सफाई रखिए। जय श्री राम।